नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में शेप्स के बारे में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में बताया था कि इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और उनको कैसे कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके अलावा कई मॉडिफायर्स के बारे में बताया जिसके थ्रू आप उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस कर पाते हो। लेकिन उसके अलावा कई सारे मॉडल ऐसे भी हैं जो कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स यहाँ तक कि मॉडिफायर के थ्रू भी बनाने मुश्किल पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा हूँ और बताऊंगा शेप्स के बारे में कि शेप्स के थ्रू कैसे उन मॉडल्स को बनाया जा सकता है जो कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड और मॉडिफायर्स के थ्रू बनाना पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं 3D Max 2017 के अंदर। बट जो मॉडल बनाने का प्रोसीजर है वो सभी मैक्स के अंदर आपको सेम ही मिलने वाला है। अब इसमें जो शेप्स का ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे प्रोवाइड होता है, इसके लिए या तो हम मेन्यू के अंदर क्रिएट में जाते हैं शेप्स के अंदर और यहाँ पर आपको सभी 2D शेप्स प्रोवाइड होती है मॉडल को बनाने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी राइट हैंड साइड में जो हमारा कमांड बॉक्स है, इस कमांड बॉक्स के अंदर भी क्रिएट में शेप्स के अंदर जाकर आप इन सभी शेप्स को डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा लाइन का, लेकिन लाइन के इस ऑप्शन को स्किप करते हुए, क्योंकि इसको हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, हम नेक्स्ट शेप को यूज करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर आप मिलेगा आपको रेक्टेंगल। इसको आप किसी भी व्यू पे क्रिएट कर सकते हो। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको टॉप व्यू पर ही क्रिएट करना है, आप चाहे तो इसे फ्रंट, लेफ्ट या प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे प्रोस्पेक्टिव व्यू में क्रिएट करके देखता हूँ। यहाँ पर मैंने ये शेप क्रिएट करी है, कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देगी सिंपल और सिंपल वायर फ्रेम के अंदर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम डीपली देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है और ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कब निकल कर सामने आता है। क्योंकि मोस्टली जितनी भी शेप्स हम क्रिएट करते हैं वो सारी के सारी वायर फ्रेम के अंदर होती है। इसके अलावा इस शेप को आप रेंडर के अंदर नहीं शो कर सकते। तो जब तक इसके अंदर कोई सेटिंग हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा और किसी भी मॉडल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा अनेबल इन रेंडर का, यानी कि पहले इसे अनेबल करना पड़ता है ताकि ये रेंडर के अंदर शो कर सके, और दूसरा ऑप्शन इसमें अनेबल करना पड़ता है ताकि ये व्यू पोर्ट के अंदर शो करे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अनेबल इन व्यू पोर्ट पे क्लिक करा तो आप देख रहे हो कि जो सिंपल रेक्टेंगल शेप थी वो अब एक बॉक्स के अंदर या एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। देन इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो टाइप की कैटेगरीज मिलेगी, यानी कि सिंपल आप रेक्टेंगल को या किसी भी लाइन को आप दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप रेडियल शेप में से कन्वर्ट करोगे या फिर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप इसकी थिकनेस को मैनेज कर सकते हो, यानी कि पतला और मोटा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा इसके अंदर आता है साइड्स। जितने साइड्स आप कम कर दोगे, इसमें मिनिमम सेगमेंट आप दे सकते हो तीन साइड्स के अलावा आगे आप मैक्सिमम जितने चाहे उतने कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। देन इसके बाद आता है एंगल, बट फिलहाल रेडियल में एंगल का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप कम साइड्स या कम सेगमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। देन इसके बाद अगर हम चले जाते हैं रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल में आपको लेंथ और विड्थ मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज आपको करके दिखाता हूँ, ये रही इस ऑब्जेक्ट की लेंथ और ये रही इस ऑब्जेक्ट की विड्थ। देन इसके अलावा नेक्स्ट आता है एंगल, जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑब्जेक्ट की एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है एस्पेक्ट, जिसके थ्रू इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पे शो कर रही है। एस्पेक्ट के बाद हम चले जाते हैं इंटरपोलेशन के अंदर। इंटरपोलेशन कहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी शेप बनाई है जिसके अंदर कर्व की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि सर्कल या फिर उससे मिलती जुलती कोई शेप, तो उसमें साइड्स का इस्तेमाल कराया जाता है उसके कॉर्नर्स को प्रॉपर राउंड करने के लिए। तो फिलहाल तो रेक्टेंगल शेप के अंदर आपको इस टाइप के कॉर्नर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर हम स्टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टिमाइज। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखने लग जाएंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब होता क्या है कि जहां पर रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वहीं पर ही ये सेगमेंट्स शो करने चाहिए। अब जैसे कि हमने यहाँ
पे रेक्टेंगल शेप क्रिएट करी है, अगर मैं यहाँ पे ये स्टेप्स दे भी दूं तब भी ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसे ऑप्टिमाइज को ऑन ही रहने देता हूँ, ताकि जिन सेगमेंट्स की जरूरत ही नहीं उस सेगमेंट्स को देने का भी कोई फायदा नहीं। इसके बाद आता है अडेप्टिव। अगर हम अडेप्टिव यहाँ पे ऑन कर रहे हैं तो हमें विजुअली कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अडेप्टिव ऑन करने पर आपका जो स्टेप्स का ऑप्शन था वो लॉक हो चुका है। इसके बाद चले जाते हैं क्रिएशन मेथड। क्रिएशन मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो एज और दूसरा दिया हुआ है सेंटर। बट ये ऑप्शन तभी काम आता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ना कि क्रिएट कर चुके हो। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ तो इस ऑप्शन का अभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाता हूँ ताकि वहां पे सिर्फ यूजफुल जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को देख सकूं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको वो क्रिएट वाला ऑप्शन अब नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर आपको मिलेगा लेंथ का। इसको लेंथ को हम इंक्रीज कर पा रहे हैं और इसके अलावा विड्थ को इंक्रीज कर पा रहे हैं। एक तो बॉक्स की लेंथ और विड्थ थी, दूसरी है रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। देन इसके अलावा नीचे आता है इसमें राउंडेड कॉर्नर, जिसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके कॉर्नर कुछ इस तरीके से राउंड हो जाएंगे। अगर मैं F4 से वायर फ्रेम हटा दूं तो बहुत ही फिनिशिंग से एक बहुत ही अच्छी शेप बन रही है, जो कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स यहाँ तक कि मॉडिफायर के थ्रू भी आप नहीं बना पाते। तो ये तो थी कुछ बेसिक सेटिंग्स हमारे इस लाइन शेप की। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपको सर्कल ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट के अंदर अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन कर दिया था। तो मैं आगे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाता जाऊंगा उन सबके अंदर वो सारी सेटिंग पहले से ही अवेलेबल होगी जो कि मैंने सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर दी थी। जैसे कि इसमें भी अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन है। इसके अंदर भी हमारा रेडियल और रेक्टेंगुलर ऑप्शन है, और रेक्टेंगुलर के अंदर मैंने जो सेटिंग पहले वाले ऑब्जेक्ट में दी थी वही सेटिंग यहाँ पे शो कर रही है। तो देखना है इसके अंदर के डिफरेंस क्या है। मॉडिफाई के अंदर हम चले जाते हैं और नीचे लिस्ट में चेक करते हैं। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा इंटरपोलेशन का। तो मैं यहाँ पे अडेप्टिव ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। अब अडेप्टिव ऑप्शन मैंने इसलिए ऑफ करा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है राउंड में, और मैंने बताया था कि राउंड के अंदर हम स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स को हम कम करके देखते हैं तो मिनिमम स्टेप वापस से एक पहले जैसे रेक्टेंगल की तरह हो गया है, लेकिन इसमें जैसे जैसे मैं स्टेप्स बढ़ाते जाऊंगा आप देखते जा रहे हो कि इसके अंदर राउंडेड जो सेगमेंट्स हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी पैरामीटर्स की, वो मिलेगी इसके रेडियस। सर्कल के अंदर तो आपको रेडियस ही देखने को मिलेगी। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चलते हैं जिसमें आता है इलिप्स। इलिप्स पे मैं जब किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा तो ये देखने में तो सर्कल की तरह ही मिलता जुलता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथ और विड्थ को डिजर्व करती है। तो जैसे कि मॉडिफाई के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सारी सेम प्रॉपर्टीज है जो कि आपको रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर मिली थी। और इसमें नीचे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको इंटरपोलेशन ऑप्शन मिलेगा जो कि इसके सेगमेंट को डिफाइन करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर आता है पैरामीटर, और अगर आप इसके पैरामीटर के अंदर देखोगे तो इसमें आपको लेंथ और विड्थ का ऑप्शन मिल रहा है। बल्कि ये देखने में तो हमारे सर्कल की तरह है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे रेक्टेंगल की तरह है, लेंथ में और विड्थ में। देन इसके अलावा इसमें आउटलाइन ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं और थिकनेस को इंक्रीज करके देखूं तो यहाँ पर मुझे डबल शेप देखने को मिल रही है। तो ये वर्क होता है हमारे इस इलिप्स टूल का। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं। इसका नाम है आर्क। ये भी हमारे सर्कल से रिलेटेड ही है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी होती है, और ये स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हमारे आर्क का डिफरेंस क्रिएट होएगा। यानी कि आर्क एक तरह का कर्व होता है जो कि एक डायरेक्शन से राउंडेड होते हुए दूसरी डायरेक्शन तक जाता है, लेकिन पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें पहले क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे पहले उस डिफरेंस को हमने क्रिएट करा है, देन इसके बाद आर्क बनना स्टार्ट होगा। तो जैसे मैंने लाइन क्रिएट कर दी और क्लिक छोड़ के जैसे ही मैं मूव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे आर्क जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा क्रिएट होता है वो होती है रेडियस। तो यहाँ पे जितना ही मैं इसे अपने इस लाइन से दूर करते जाऊंगा उतनी ही हमारे इस ऑब्जेक्ट की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर भी आपको रेंडर से रिलेटेड और व्यू पोर्ट से रिलेटेड सेम सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर भी आप रेडियल और रेक्टेंगुलर ऑप्शन
ऑप्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले ऑब्जेक्ट के अंदर करा था। देन मॉडिफाई के अंदर जाके इसके यूजफुल ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपको इंटरपोलेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसके सेगमेंट को मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मिलेगा रेडियस, टू और फ्रॉम का ऑप्शन, यानी कि फ्रॉम को अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो आप देखोगे कि ये क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हमारी इस लेंथ को मैनेज कर रहा है। एक तो हमारी रेडियस हो गई, दूसरा इसके अंदर हो गया फ्रॉम और तीसरा हो गया टू। तो ये 3 सेटिंग्स हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। देन इसके बाद आता है पाई स्लाइस, कुछ इस टाइप का शो करेगा। और पाई स्लाइस के बाद दूसरा इसके अंदर आता है रिवर्स ऑप्शन। रिवर्स ऑप्शन कर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए जरा, ऑन ऑफ करने पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा टॉप वाला बेस था वो जा रहा है बॉटम में और बॉटम वाला बेस टॉप पर आ रहा है रिवर्स ऑप्शन अप्लाई करने पर। तो फिलहाल तो ये ऑप्शन मुझे ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है, क्योंकि इस सेटिंग को अगर हमें मैनेज करना है तो हम दूसरे और भी ऑप्शंस देख सकते हैं जो कि इससे ज्यादा बेटर हो सकते हैं। तो ये तो थे हमारे इस लाइन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के ऑप्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम इसी टाइप के होने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।